नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो दिमाग से जुड़ी बीमारी है। हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक की, क्योंकि हर साल आज के दिन 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया जाता है, ताकि लोगों को स्ट्रोक के बारे में जागरूक किया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि स्ट्रोक दिल से संबंधित बीमारी है, लेकिन असल में यह दिमाग से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसे ब्रेन अटैक के नाम से जाना जाता है। हर साल स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर भारत की बात करें तो स्ट्रोक मृत्यु का चौथा सबसे आम कारण है, लेकिन अगर समय पर इसका इलाज मिल जाए तो ना सिर्फ व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, बल्कि दिमाग में होने वाले नुकसानों को भी और उससे बचाव किया जा सकता है। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे के इस मौके पर स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं धर्मशीला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी डॉक्टर अमित श्रीवास्तव। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर, मेरा पहला सवाल ये होगा कि वर्ल्ड स्ट्रोक डे के इस मौके पर आप हमें समझाइए कि वो कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिसे स्ट्रोक कहते हैं और ये समस्या कितनी गंभीर है। देखिए, जैसे हर जगह शरीर के हर हिस्से में ब्लड सप्लाई होती है, जी। जो कि अगर हम बोले तो ब्लड सप्लाई, जिनको आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है, जिनको धमनियां बोलते हैं हिंदी में, तो उससे जो ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है, जब उसमें किसी वजह से रुकावट या अगर वो नस जो जो धमनियां वो फट जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन के किसी एक हिस्से में अचानक से ब्लड सप्लाई की रुकावट हो जाए या इंटरप्शन हो जाए, उस परिस्थिति में ब्रेन के उस हिस्से के रुकावट की वजह से जो, क्योंकि ब्रेन जो है वो पूरे शरीर का मैप है, तो वो जिस हिस्से में प्रॉब्लम आती है तो शरीर का वो हिस्सा जो है काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो उसको स्ट्रोक कहते हैं, अगर मैं बिल्कुल आम भाषा में कहूँ तो। इसकी वजह से जो है, जो इसकी जो मेन जो वजह है वो या तो नस फटना है, या जो ब्लड सप्लाई है वो किसी क्लॉट या किसी वजह से ब्लॉक हो जाना है। ओके डॉक्टर, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये स्ट्रोक के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कितने टाइप्स होते हैं, और व्यक्ति के शरीर पर ये स्ट्रोक कैसे प्रभाव डालता है। जी, तो स्ट्रोक जो है मेनली दो टाइप के होते हैं मेनली, तो जिसमें एक होता है जिसमें जो मैंने आपको बताई, जो ब्लड सप्लाई, जो धमनियां, खून की जो धमनियां ब्रेन को सप्लाई कर रही हैं, उसमें कोई क्लॉट फंस जाता है। वो क्लॉट या तो हार्ट से आ सकता है, जिसको कार्डियोम्बोलिक स्ट्रोक्स बोलते हैं, या नेटिवली वो जो पाइप्स हैं ब्रेन की, उसमें अगर कोई डिजीज पाइप्स है जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो ब्लॉक हो जाता है, तो ये एक टाइप का, जिसको इश्केमिक स्ट्रोक्स बोलते हैं। फिर जो दूसरे टाइप का स्ट्रोक है वो होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें नस फटने की वजह से होता है। उसकी वजह हो सकती है, जो सबसे आम वजह होती है वो होती है कि एक मरीज है जिसको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, और वो शायद उसको उस अपनी बीमारी के बारे में अवगत नहीं है और दवाइयां नहीं ले रहा है, या अवगत है फिर भी लापरवाही करके ब्लड प्रेशर की दवाइयां नहीं ले रहा, उसकी वजह से नस फट जाती है। या कुछ आंतरिक रूप से हमारी नसों की बनावट में कहीं कुछ लोगों में खराबी होती है, जिसकी वजह से ब्रेन में कुछ वीक पॉइंट्स बन जाती हैं, तो वो अनायास ही स्पॉन्टेनियसली फट सकती हैं। तो दीज आर द मेन टू रीजंस जो डॉक्टर जिसकी जी। वजह से स्ट्रोक होते हैं। जी डॉक्टर अमित, मैं जानना चाहूँगा कि आज दुनिया भर में स्ट्रोक के मामले बढ़ने के पीछे क्या वजह है, और भारत में ये जो मामले हैं कितने होते हैं, मतलब कितने % व्यक्तियों में देखे जा रहे हैं। देखिए, ये स्ट्रोक जो है, ये जितनी गंभीर समस्या है उसके हिसाब से मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूँ, उतना जी। अवेयरनेस लोगों में नहीं है। ओके। हार्ट डिजीज के बारे में बहुत अवेयरनेस है, और अच्छी बात है, क्योंकि हार्ट डिजीज इज दी टॉप लीडिंग कॉज फॉर नॉन, दुनिया में जो सबसे टॉप कॉजेज ऑफ डेथ है नॉन इन्फेक्शियस इन्फेक्शन में, उसमें टॉप कारण है। बट जो स्ट्रोक है वो भी नॉन इन्फेक्शियस रीजंस अगर आप देखें तो इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज फॉर डेथ। और मॉर्बिडिटी, मॉर्बिडिटी यानी जिसकी वजह से लोगों को अपंगता होती है, उसमें टॉप रीजन है। सो इट इज द टॉप मोस्ट कॉज फॉर मॉर्बिडिटी वर्ल्ड ओवर। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। इसकी वजह जो है बहुत ज्यादा बढ़ने की, आपने ठीक कहा। अगर मैं
सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करके कहूँ तो दुनिया में जितनी अक्रॉस द पॉपुलेशन हर 6 में से एक व्यक्ति को कभी ना कभी अपने जीवन काल में छोटी या बड़ी स्ट्रोक होने की संभावना रहती है, ओके। होती है। सो दैट इज अ बिग स्टेटमेंट एंड ओके। वर्ल्ड स्ट्रोक एसोसिएशन जो है उसका एक टैगलाइन भी था, ये 1 in 6 करके हमने इसको जो है वर्ल्ड स्ट्रोक एसोसिएशन ने इसको अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलाया था। ओके। और बाकी जो आपका सवाल है कि ये हिंदुस्तान में एवरेज 46, एक लेटेस्ट स्टडी थी 2021 में, उसमें 46 पर लाख व्यक्तियों में इसकी इंसिडेंस पाया गया है। जी। और हमारे इंडिया में और खासकर एशियन कंट्रीज में इसकी जो इंसिडेंस है वो बढ़ तो गई है। मतलब हम उसे कहते हैं कि वी आर लिटरली सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, हम एक बम के ऊपर बैठे हुए हैं, जी। कभी भी फट सकती है। ओके। तो जैसे कि आपने बताया कि जो ये बीमारी है दिमागी बीमारी है और इसमें सबसे बड़ा एक वर्ड आता है स्ट्रेस। तो मैं जानना चाहूँगा कि आजकल की भागदौड़ वाली इस लाइफस्टाइल में सभी को किसी ना किसी तरह से स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस में इसका कितना बड़ा रोल है, स्ट्रेस का स्ट्रोक पे? देखिए स्ट्रोक के जो, अगर मैं 5 मुख्य कारण बताऊं जिसकी वजह से स्ट्रोक के वो आते हैं, जिसको जो नॉन मॉडिफाइबल है, नॉन मॉडिफाइबल मीन जिनका सॉरी मॉडिफाइबल जिनको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे नॉन मॉडिफाइबल है एज, उम्र। अब बढ़ती उम्र में स्ट्रोक के चांसेस बढ़ते हैं, बट आप अपनी उम्र को तो नहीं बदल सकते। बट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जिनको आप चेंज कर सकते हैं, उसमें सबसे 5 जो मुख्य है वो है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, ओबेसिटी एंड हाई कोलेस्ट्रॉल। अब स्ट्रेस का यहाँ कहाँ रोल आता है कि स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का कारण तो है ही, जी। लेकिन स्पेसिफिकली स्ट्रेस की वजह से बहुत, अगर मैं कहूँ, नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी जिन धमनियों की मैं आपसे बात कर रहा था उस पे केमिकल्स निकल के उनको उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हार्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से ओके। ब्लड प्रेशर जो है वो टेंडेंसी ब्लड प्रेशर बढ़ने की बढ़ जाती है। ओके। और चूंकि ब्लड प्रेशर सबसे टॉप रीजन है स्ट्रोक की रिस्क बढ़ाने का, तो उसकी ओके। वजह से स्ट्रोक के रिस्क बढ़ जाता है। बाकी स्ट्रेस की वजह से ओबेसिटी भी हम जानते हैं बढ़ जाती है, स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज भी बढ़ जाता है लोगों का। सो ये सारी चीजें स्ट्रेस की वजह से, अगर आप जो है कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, तो ये सारी, सो कहने का मतलब स्ट्रोक की जितनी डायरेक्ट रिस्क फैक्टर्स हैं, जो स्ट्रेस होता है इनडायरेक्टली उन सारी चीजों को बढ़ाता है। ओके। डॉक्टर अमित, जैसे कि आपने बताया कि स्ट्रोक आखिर होता क्या है और कैसे होता है, मैं ये जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं जिनके दिखाई देने से व्यक्ति अंदाज़ा लगा सकता है कि उनको स्ट्रोक की ये समस्या है, और ये किन लोगों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है? जी, तो स्ट्रोक में देखिए सबसे एक निमोनिक बनाया गया है जिसको कहते हैं बी फास्ट, BEBFAST, बी फास्ट। ये अवेयरनेस के लिए कैंपेन हम चलाते हैं और इस बी फास्ट निमोनिक छोटे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जिसका सीधा मतलब बी फास्ट मीन्स तुरंत एक्शन लेना है, क्विक एक्ट करना है ना, जब भी स्ट्रोक हो। तो इसमें इसकी जो, अगर हम तोड़े जाए इस पूरे वर्ड को, तो बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस। यदि किसी व्यक्ति को अचानक से बैलेंस की दिक्कत हो जाए, चलने में दिक्कत होने लगे, एटेक्सिया हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए। ई इज आई मूवमेंट्स, अगर डबल दो दो दिखना शुरू हो जाए, आंख में भेंगापन आ जाए, ठीक है, ये आई, या देखने में आधा आधा दिख रहा है, विजुअल इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, तो वो ई हो गया। एफ इज फेशियल एसिमेट्री, चेहरा जो लटक जाए एक तरह से, है ना, तो वो एक साइन है। ए इज आर्म ड्रिफ्ट, यदि व्यक्ति दोनों हाथ ऐसा करे तो देखे कि एक हाथ जो है वो नीचे चला जा रहा है, इसका मतलब शरीर के एक अंग में या एक हिस्से में एक तरफ जो है कमजोरी आ रही है। और एस स्टैंड्स फॉर स्पीच, कि बोलने में लड़खड़ाहट हो रही है, जबान में लड़खड़ाहट हो गई है, या जो वो कहना चाह रहा है वो नहीं कह रहे हैं, या गफलत की भाषा अचानक से इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। तो ये, और सो BEFAS, और T स्टैंड्स फॉर टाइम। यदि किसी ओके। व्यक्ति को इन सारी चीजों में से कोई सिम्टम अचानक आती है, जी। तो आवश्यक है कि इमीडिएटली आप अस्पताल जाएं, समय बर्बाद ना करें। उसमें भी एज ए न्यूरोलॉजिस्ट हम ये सजेस्ट करते हैं कि जरूर कोशिश करें कि आप किसी छोटे मोटे फिजिशियन के पास या जनरल प्रैक्टिशनर के पास न जाएं,
सीधा न्यूरोलॉजिस्ट के किसी पास। और वजह से नहीं, वजह ये है क्योंकि स्ट्रोक जो है इसका एक गोल्डन आवर होता है। ओके। यदि आप उस गोल्डन आवर में ऐसे अस्पताल में जहां पर सीटी स्कैन या एमआरआई की व्यवस्था है और जहां पर स्ट्रोक के लिए ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था है, तो यदि आप समय पर उस जगह पहुंच जाते हैं, जो गोल्डन आवर 4.5 घंटे माना जाता है, जी। तो अगर सारी क्राइटेरिया फिट होती हैं तो दवाइयां भी अवेलेबल हैं, जिससे हम, अगर क्लॉट वाला स्ट्रोक है खासकर, तो हम उसको बस्ट कर सकते हैं। और ओके। अगर ऐसी स्थिति है कि इसको हमको दवाइयों से नहीं, तो हम तार से एंजियोग्राफी टाइप चीज करके ब्रेन के अंदर तार घुसा के उस क्लॉट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। तो वो एक उसका विंडो पीरियड है, लेकिन इसलिए उस समय को बिल्कुल उसकी कीमत सो पहले तो सिम्टम को क्या का अवेयरनेस कि हाँ ये आपको समस्या है। दूसरा, इमीडिएटली अस्पताल जाएं, जो कि आपके समझ में बड़ा अस्पताल हो, जहां सीटी स्कैन एटलीस्ट तो होता हो और जहां पे स्ट्रोक का मैनेजमेंट हो जाए। तो यदि आप समय पर गोल्डन आवर में पहुंच जाते हैं तो आपके सिम्टम्स जो है वो 100% रिवर्स हो सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि आप जानते हैं अमित, अभी ठंड आ रही है, विंटर स्टार्ट होने वाला है और कहते हैं कि विंटर्स में इसका रिस्क है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, क्या बात सही है? जी जी बिल्कुल। तो विंटर्स में अमूमन हार्ट डिजीजेस, कार्डियक अरेस्ट, एमआई और स्ट्रोक्स, ये तो स्ट्रोक और हार्ट डिजीज की रिस्क फैक्टर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ओके। जिस तरह से हार्ट डिजीज की संभावनाएं और संख्या बढ़ जाती है, उसी तरह से ब्रेन स्ट्रोक्स की भी जो है इंसिडेंस बढ़ जाती है। ओके। डायरेक्ट रीजन एक तो सिंपल ये है कि ठंड में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल उससे बढ़ जाता है। ओके। ओके। देन देयर आर अदर कॉम्प्लेक्स रीजंस आल्सो, बट कॉमनेस्ट वन इज दिस। ओके। तो ठंड में बिल्कुल जो है ध्यान रखने की जरूरत है। ओके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर अमित, इससे पहले पैरालिसिस और कोमा की सिचुएशन आ सकती है, ये बात कितनी सही है? हाँ देखिए, मैंने आपको जैसे बताया ना कि ये स्ट्रोक में ब्रेन के किस हिस्से में, ब्रेन आपका जो है ना वो शरीर का मैप है, तो ब्रेन में किस हिस्से में स्ट्रोक हुआ है और कितना बड़ा स्ट्रोक हुआ है, ठीक है, उस पर ये सारी चीजें। कोमा का मतलब होता है कि अगर आप ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा अगर इफेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से आपको होश रहता है, तो वो चीज अगर इफेक्ट हो गया तो आप बेहोश हो जाएंगे। तो आम भाषा में कोमा मीन्स बेहोशी, ऐसी बेहोशी की स्थिति कि जिसमें हम आपको जब जगाने की कोशिश करें आवाज देकर, चाहे थोड़ा हिलाकर या हल्का दर्द देकर, तो भी यदि आप उठ नहीं रहे तो उसको हम आम भाषा में कोमा कहते हैं। ओके। ठीक है। तो ये परिस्थिति इस पर डिपेंड करती है कि आपका स्ट्रोक का रूप कितना भयानक है और शरीर के किस हिस्से में हुआ है। ओके। और अमूमन जो ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक होता है, एक होता है इश्केमिक क्लॉट वाला, एक होता है ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक। तो वो अमूमन इश्केमिक स्ट्रोक से ज्यादा भयावह होता है प्रेजेंटेशन में। ओके। डॉक्टर अमित, ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हैमरेज होने के बाद व्यक्ति के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, क्या मतलब इस बदलाव के बाद व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है? देखिए, ये भी, इसका भी जवाब ये इस पर डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में स्ट्रोक आया है। जैसे ब्रेन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि बहुत प्रिकेरियस है ना। ओके। तो हिस्सा छोटा है लेकिन उससे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी सप्लाई होती है, मान लीजिए। तो वहां अगर छोटा भी, जैसे ब्रेन स्टेम जिसे कहते हैं, वो है छोटा एरिया, लेकिन वहां अगर स्ट्रोक्स होते हैं तो यूजुअली उसका जो मैनिफेस्टेशन बॉडी में होता है वो ज्यादा खराब होता है। वैसे ही ब्रेन के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो सारे हिस्से हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ओवरऑल डे टू डे एक्टिविटी के लिए। मान लीजिए वहां स्ट्रोक होता है तो यूजुअली उतना प्रॉब्लम नहीं आती। तो कहाँ पर स्ट्रोक हुआ है ब्रेन के और कितना बड़ा स्ट्रोक है, इस पर ये सारी चीजें निर्भर करती हैं। ओके। तो अमूमन जो लोगों के दिमाग में स्ट्रोक और पैरालिसिस की जो एक इमेज बनती है, वो ऐसा होता है कि एक आदमी जिसके शरीर का एक आधा हिस्सा काम नहीं करता। काम नहीं करता, राइट। तो दिस इज द कॉमनेस्ट पिक्चर ऑफ स्ट्रोक या पैरालिसिस राइट। जिसे आप कहते राइट। हैं ना। राइट। बट उसके बहुत मतलब दिस स्पेक्ट्रम इज वेरी ब्रॉड। इट कैन बी एज स्मॉल एंड सटल एज कि एक शरीर का एक हिस्सा जो है वो नम हो गया, सुन्न हो गया है, वो ओके। भी स्ट्रोक हो सकता है। ओके। आपकी बोलने में हल्की सी लड़खड़ाहट सी आ गई है, आप जबान जब आप बोलते हैं तो थोड़ी लड़खड़ा के बोलते हैं, वो भी स्ट्रोक है। ओके। चलने में हल्की सी लड़खड़ाहट, वो भी स्ट्रोक है। लाइक बैलेंस ना और होना, बात सही से ना हाँ, कर बैलेंस पाना, ना होना, ये सभी स्ट्रोक के बिल्कुल। कारण हैं। या डॉक्टर मैं जी जी। जैसे आप देख रहे हैं तो देखने में आपके ना फील्ड इफेक्ट्स है कि बाहरी हिस्सा नहीं देख पाते हैं आप, राइट। तो राइट। राइट। ये एक
और ओके। उसी का अदर स्पेक्ट्रम है कि आप बिल्कुल बिस्तर पे हैं, आपका हाथ पांव काम नहीं कर रहा, आप समझ भी नहीं पा रहे हैं कुछ भी, आपको नाक से ट्यूब डाल के पाइप से खाना खिलाया जा रहा है, जी। और आपकी जो सारी चीज, मतलब आप मोटा मोटी सारी चीजों के लिए अटेंडेंट्स पे या लोगों रिलेटिव्स पे, पे डिपेंडेंट, रिलेटिव्स पे वो एक अलग डिपेंडेंट हैं जी। ओके डॉक्टर, सो मैं अब दैट इज अपना द अहम सवाल स्पेक्ट्रम। जानना चाहूँगा कि इसका इलाज क्या है और इससे बचाव कैसे किया जाए। देखिए ये बिल्कुल सबसे अहम अहम मुद्दा है, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक जो है, मोटा मोटी अगर ब्रेन स्ट्रोक हो गया और विद इन 4.5 आवर्स गोल्डन पीरियड में उसका हम इलाज ना कर पाए, तो उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट रह जाता है वो मेनली मोटा मोटी फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज ही रह जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ब्रेन, हार्ट, किडनी, ये सब शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो जब आप पैदा हुए तो एक सर्टेन नंबर ऑफ सेल्स लेके पैदा हुए, वो रिजेनरेट नहीं करती। वो जो नुकसान हो गया तो वो फिर कभी भरपाई नहीं होती उसकी। और ब्रेन में तो जब स्ट्रोक होता है तो बिलियंस एंड बिलियन सेल्स एक साथ मर जाती हैं। जी। तो बेसिकली ये मेरा संदेश ये है कि कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि सो प्रिवेंशन इज द ट्रीटमेंट इन, अगर हम कहें कि ओके। स्ट्रोक ना हो ना होने दें, वो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है स्ट्रोक के लिए। ठीक है, ओके। अब व्हाट आर द प्रिवेंटिव थिंग्स, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जो मुख्य 5 कारण है स्ट्रोक के, हम्म। जिसे हम कहते हैं, जिसका हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, वो है हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, स्मोकिंग, है ना, तो ओबेसिटी, मोटापा। तो ये सारी चीजें मॉडिफाइबल हैं। आपको हाइपरटेंशन नहीं है, अच्छी बात है, पर यदि है तो आप रेगुलरली चेक कराएं और दवाइयां लें। अगर आपको डायबिटीज है, आप चेक कराएं, रेगुलरली दवाइयां लें। अगर आपको मोटापा है, वजन जरूर घटाएं आप, क्योंकि जितना ज्यादा बीएमआर होता है, सॉरी, जितना आपका बीएमआई जो होता है वो ज्यादा होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उतना ज्यादा स्ट्रोक का रिस्क जो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। स्मोकिंग बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक के लिए। वैसे ही एनवायरनमेंट में इतना पोल्यूशन है, ऊपर से आप और स्मोक करेंगे तो दिस इज वेरी डिलीटरस टू द ब्रेन। जी। एंड कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपकी हाई है तो वो आप दवाइयों से भी कम कर सकते हैं। देन कम्स लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसको हम, जो हार्ट के लिए भी वही बातें हैं, ब्रेन के लिए भी वही बातें हैं। गुड फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें मोटा मोटी मैं कहूँगा कम से कम 10,000 स्टेप कोशिश करें डेली चलें। ओके। 10,000 स्टेप अगर हम मोटा मोटी कहें तो, अगर आप एवरेज स्पीड से चलते हैं तो 1 घंटे की वॉक जो है वो 10,000 स्टेप के आसपास बनती है, अगर आप एक एक ठीक सी गति से वॉक करते हैं। ओके। मॉडरेट, माइल्ड मॉडरेट एक्सरसाइजेस, बहुत ज्यादा जिम जाना या सीवियर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, बस माइल्ड टोनिंग अप वाली एक्सरसाइजेस करें। जी। ठीक है, वॉक्स कोशिश करें मॉर्निंग वॉक्स हो, शाम की वॉक में उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। ओके। अपना जो है डाइट वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ये जो बाहर की चीजें खाना, प्रिजर्वेटिव वाला खाना, प्रोसेस फूड एंड जंक फूड। प्रोसेस्ड फूड, ऑल जी। दिस थिंग व्हिच आर जंक फूड, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं, वो जी। अवॉइड करें। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा घर पे खाएं, और एंटीऑक्सीडेंट रिच चीजें खाएं, ओके। है ना, ताजा खाएं। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स, ये नहीं कि जूस पी रहे हैं आप, कैंड जूस, ये सब नहीं, होल फ्रूट्स, होल वेजिटेबल्स, वो जितना ज्यादा हो सके स्प्राउटेड चीजें खाएं, सैलेड्स खाएं। जी। ये सारी चीजों में एंटीऑक्सीडेंट्स भरे होते हैं। दीज ओके। एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प यू फाइट द थिंग। दूसरा, स्ट्रेस अवॉइड करें, सोशलाइज करें, लोगों से मिलें। नींद अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि स्लीप, अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं है, ठीक नहीं है, तो अगेन इट्स अ विशियस साइकिल। उसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, डायबिटीज बढ़ती है और हाइपरटेंशन बढ़ता है। तो नींद डॉक्टर पूरी होनी चाहिए। डॉक्टर अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू। स्ट्रोक कह लो या फिर ब्रेन अटैक, ये काफ़ी गंभीर समस्या है और आज डॉक्टर ने हमें बताया है कि स्ट्रोक के कारण क्या हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर द्वारा बताई गई बातों को जरूर ध्यान में रखें। डायबिटीज़ और बीपी को कंट्रोल में रखें और समय समय पर इसकी जांच कराते रहें। एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाकर स्ट्रोक के खतरे को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और हेल्थ के नए गेस्ट के साथ।
तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.